अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का लेक्चर हमारा IFRS 16 यानी लीजेस के बारे में है। और इसमें हम देखेंगे इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज कैलकुलेट करना सीखेंगे, और फिर अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कैलकुलेट करना सीखेंगे। लास्ट लेक्चर जो कि IFRS 16 से रिलेटेड था, उसमें हमने लीज टर्म और मिनिमम लीज पेमेंट कैलकुलेट करना सीखी थी। और उसमें हमने डिस्कस किया था गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू और अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू क्या होता है। उस कॉन्सेप्ट को हम इस लेक्चर में यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आर इंक्रीमेंटल कॉस्ट फॉर ऑब्टेनिंग अ लीज that would have not been incurred if the lease had not been obtained। इसका मतलब ये है कि इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आपकी वो कॉस्ट होती है जो लीज से रिलेटेड होती है, यानी जब आप लीज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं या लीज एग्रीमेंट कर रहे होते हैं, उससे रिलेटेड होती है। और अगर लीज कॉन्ट्रैक्ट ना हो रहा हो या लीज एग्रीमेंट ना हो रहा हो तो ये कॉस्ट भी इनकर्ड नहीं होती। इसी वजह से हम इसको डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, यानी कि डायरेक्टली रिलेटेड होती है फॉर ऑब्टेनिंग अ लीज। और इनिशियल इसलिए कहते हैं कि ये एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज होती है, यानी कि जब लीज एग्रीमेंट बन रहा होता है उसी वक्त ये कॉस्ट जो है वो इनकर्ड हो जाती है। तो ये इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज क्या होता है? इट इज द सम ऑफ the lease payment receivable by a lessor under a finance lease and any unguaranteed residual value accruing to the lessor। लास्ट लेक्चर नंबर 2 जो IFRS 16 का था, उसमें हमने लीज पेमेंट कैलकुलेट करना सीखी थी, जिसमें हमने देखा था कि तीन चीजें होती हैं। एक आपकी डाउन पेमेंट होती है, उसमें हमने फिर एनुअल पेमेंट्स को मल्टीप्लाई किया था लीज टर्म से, और फिर हमने ऐड किया था गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। तो ये तीन चीजें मिला के हमारी लीज पेमेंट्स कहलाती हैं। इसके अलावा अगर कोई अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू होती है तो वो लीज पेमेंट में ऐड कर लेते हैं, तो हमारी ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाती है। और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इज द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज डिस्काउंटेड एट द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। यानी लीज से रिलेटेड जो इंटरेस्ट रेट होता है आपका, अगर आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, यानी उसको डिस्काउंट कर दें और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, तो वो आपकी नेट इन्वेस्टमेंट बन जाती है। और जब आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से नेट इनकम माइनस कर देते हैं तो वो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कहलाती है। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज एंड द नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। सो इस लेक्चर में हमने यही तीन चीजें कैलकुलेट करना सीखने हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट, और फिर अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो हम देखेंगे कि उसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज जो कि अभी हमने पढ़ा, कि जिसको हम नेट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। सो ये क्या होता है? इट इज द डिस्काउंट रेट दैट एट द इंसेप्शन ऑफ लीज कॉजेज फॉर लेसोर। यानी कि जब ये वो रेट होता है या ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि जब एट द इंसेप्शन ऑफ लीज, यानी कि जब लीज एग्रीमेंट बन रहा होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, यानी इन दोनों की जो पीवी है वो बराबर होती है फेयर वैल्यू ऑफ लीज एसेट्स प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। यानी कि जो लीज एसेट की फेयर वैल्यू होती है इंसेप्शन डेट पे, और जो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट होती है, अगर आप इन दोनों को प्लस कर लें तो फिर लीज पेमेंट और अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू के बराबर आ जाती है। और ये वही डिस्काउंट रेट जिस पे ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाएं, तो ये इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज कहलाता है।
लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट अ लेसी वुड हैव टू पे to borrow over a similar term and with similar security. The funds necessary to obtain an asset of a similar value to the right of use an asset in a similar economic environment. अच्छा, अब दो इंटरेस्ट रेट दिए होते हैं। एक तो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज कहलाता है और ये लेसोर के लिए आमतौर पे होता है। जबकि अगर हम लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि जिसपे आप कह लें कि लेसी जो है अगर सिमिलर टर्म्स एंड कंडीशंस पे कोई बोरोइंग कर रहा होता है तो उसको वो इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। तो ये वही इंटरेस्ट रेट होता है। The fund necessary to obtain an asset of a similar value to the right ऑफ यूज एसेट। और ये वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि अगर अगर आप कहें कि लेसी उतनी ही अमाउंट बोरो करना चाहे या एसेट परचेज करना चाहे जितना कि वो राइट ऑफ यूज एन एसेट कर रहा होता है, तो वो उस इंक्रीमेंट या उस रेट के बराबर होता है और इसीलिए इसको हम लेसीज इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हम एक्सेल शीट की मदद लेते हैं और एक्सेल शीट से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अब आप देख लीजिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जैसा अभी हमने डिस्कस किया था कि इसमें डाउन पेमेंट होती है प्लस ईयरली पेमेंट इनटू ईयर्स, यानी कि ये जो ईयर्स है ये बेसिकली लीज टर्म्स हैं कि 5 साल का लीज है, 10 साल की लीज है, तो ये लीज टर्म होते हैं प्लस जीआरवी। अगर हम इन तीनों को प्लस करते हैं तो ये कहलाती है लीज पेमेंट। और फिर हम इसमें अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू भी ऐड कर लेते हैं। या इन सिंपल वर्ड जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है वो चार चीजों से मिलके बनती है, डाउन पेमेंट प्लस ईयरली पेमेंट इनटू नंबर ऑफ इयर्स या लीज टर्म कह लें प्लस जीआरवी प्लस अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। और इनकी ही अगर आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो वो नेट इन्वेस्टमेंट कहलाती है। अब प्रेजेंट वैल्यू आपने किस तरह कैलकुलेट करना है कि जो डाउन पेमेंट है वो तो होती ही ऑन स्पॉट है, यानी कि वो ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट वैल्यू में ही होती है। डाउन पेमेंट आप फौरन अदा कर रहे होते हैं तो उस वो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्टेड होती है। फिर उसके बाद जो ईयरली पेमेंट्स है ये क्योंकि मल्टीपल पेमेंट्स होती हैं तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? इसमें हम एन्युटी का फॉर्मूला लगाते हैं, दिस वन। ये एन्युटी का फॉर्मूला है या इसको हम इस तरह से भी एक्सेल पे लिख लेते हैं। तो एन्युटी का फॉर्मूला लगाते हैं क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीपल पेमेंट्स होती हैं और ये पेमेंट इक्वल अमाउंट की होती है, यानी कि हर पेमेंट इक्वल होती है। और फिर तीसरी खास बात ये होती है कि इसमें जो इंटरवल ऑफ पेमेंट है वो भी सेम होता है। इस वजह से हम इसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला लगाएंगे। जो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है, ये वन टाइम पेमेंट होती है या वन टाइम वैल्यू होती है, इसलिए हम इसमें जो प्रेजेंट वैल्यू लगाएंगे वो सिंपल प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि ये लिखा हुआ है आपके सामने। इसको हम एक्सेल में इस तरह भी लिख सकते हैं और आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल मौजूद है और हम इसमें स्टार्ट करते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे और अल्टीमेटली फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे अर्न एंड फाइनेंस इनकम में कन्वर्ट करेंगे कि वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें एक्सरसाइज में क्या क्या चीजें दी हुई हैं। मारिया लीजिंग कंपनी लीज्ड एन एसेट फेयर वैल्यू, एसेट की फेयर वैल्यू दी हुई है 2XYZ लिमिटेड फॉर यूज एट एनुअल रेंटल इन एरियर्स ऑफ 80,000 फॉर 5 years। दिस 80,000 रिप्रेजेंट एनुअल रेंटल, या आप यूं कह लें ये आपकी एनुअल पेमेंट्स है। और 5 years का मतलब ये है कि कितने सालों की बात हो रही है? ये 5 सालों की बात हो रही है। तो लीज टर्म कितनी हो गई? 5 years हो गई।
इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आपको दी हुई है 5227 ऑन द इंसेप्शन ऑफ द लीज। हम ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये इंसेप्शन ऑफ द लीज पे ही इनकर्ड होती है। MLL estimated that the residual value of rupees 30,000, यानी total 30,000 residual value है at the end of the lease term. However, only 20,000 is guaranteed by XYZ Limited. The interest rate implicit in the lease is 14%. ये lessor के लिए रेट होता है, तो ये implicit rate आपको 14% दिया हुआ है। और हमने क्या कैलकुलेट करना है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड अर्नड फाइनेंस इनकम। अब इस सवाल में कहीं पे भी डाउन पेमेंट का जिक्र नहीं है, तो हम डाउन पेमेंट की जगह क्या ले लेंगे, जीरो लिख देंगे। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, डाउन पेमेंट हमें कुछ भी नहीं दी हुई है, उसमें हम प्लस कर देंगे ईयरली पेमेंट इनटू ईयर्स, यानी कि ईयर्स आप कह लें या लीज टर्म कह लें, तो ईयरली पेमेंट हमें कितनी दी हुई है, दिस वन 80,000 फॉर 5 years। सो 80,000 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस हम क्या करेंगे, GRV यानी गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। तो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, 20,000, यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है, तो हम गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू 20 कर लेंगे और हम प्लस कर लेंगे अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। तो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू निकालने का क्या तरीका है, इसके अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू में आप क्या करेंगे, इसमें आपके पास जो टोटल रेजिडुअल वैल्यू है यानी 30,000 है, इसमें से आप कितनी माइनस कर देंगे, जो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 10,000। सो दिस 10,000 इज बेसिकली योर अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। तो इसमें हम मजीद और क्या प्लस कर देंगे, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, जो कि हमारे पास कितनी आ रही है, 10,000 आ रही है। अब आप अगर इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4,30,000, और क्योंकि ये रुपीज में है तो हम यहाँ पे रुपीज मेंशन कर देते हैं, 4,30,000 रुपीज इज द आंसर। तो ये था आपका पहली रिक्वायरमेंट जो कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। दूसरी बात ये, हमने नेट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है, और नेट इन्वेस्टमेंट हम इन्हीं सारी चीजों की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेट इन्वेस्टमेंट, और वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डाउन पेमेंट नहीं दी हुई है, अगर दी हुई होती तो हम डाउन पेमेंट की एज इट इज अमाउंट ले लेते, सपोज 10,000, 20,000, 50,000, क्योंकि इसकी हम प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालते हैं। क्यों नहीं निकालते, क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। इसके बाद हम इसमें क्या प्लस कर देंगे, इसमें हम प्लस कर देंगे PMT, यानी कि जो पेमेंट है वो कितनी है, 80,000। तो 80,000 हमारी पेमेंट है, और बाकी आपके पास ये फॉर्मूला मौजूद है। सो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे फॉर्मूले से, यानी कि ये हमने कॉपी किया और यहाँ पे ये हमने पेस्ट कर दिया। अच्छा जी, ये इस तरह डायरेक्ट तो पेस्ट नहीं हो रहा, तो हम इसकी PMT अलग से इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको हमने यहाँ लिख दिया, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अब आप देख लीजिए कि यहाँ पे हम अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हम वहां पे अमाउंट ले जाएं। 80,000 मल्टीप्लाई बाय, और ये हमारा फैक्टर है, फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, 1
-1/1 आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 0.14। फिर एन है, कितने साल की बात हो रही है, 5 साल की बात हो रही है। और अगेन डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि है 0.14। तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। किस तरह से हम सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे हम साइन ऑफ इक्वालिटी लगा देते हैं और ये 80,000 आ गया। तो 80,000 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको हम 80,000 मल्टीप्लाई बाय 3.433081, तो ये हमारा फैक्टर था। तो एक्चुअली इसकी प्रेजेंट वैल्यू जो आ रही है, हम यहाँ पे डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू लिख लेते हैं, 0 प्लस पीवी लिख लेते हैं, जो कि पीवी हमारी आ रही है 274,646। तो 646.5 ये हमने लिख लिया। उसके बाद हमारे पास GRV है, यानी गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है। तो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू का ये फॉर्मूला है, यानी कि हम उसको गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू को अगर हम पीवी निकालेंगे तो वो ऐसे इस फॉर्मूले के जरिए आएगा। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की अमाउंट हमारी ये दी हुई है 20,000। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 20,000, डिवाइड कर देंगे हम, डिवाइड बाय 1 प्लस आई का क्या मतलब है, यहाँ पे आई का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 0.14 है। और फिर हम इसको आप रेस टू पावर हमारी कितनी है, यानी कितने साल की बात हो रही है, 5 इयर्स की बात हो रही है। तो जब हम इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 1038। ये दिस वन, ये शो हो रहा है 103। तो हम इसमें क्या प्लस कर देंगे, इसमें हम प्लस कर देंगे 10387.37। ये तो था GRV, यानी गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। और अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी वो ये थी कि 10,000। तो सेम हम यही चीज रिपीट करेंगे फॉर 10,000। तो अब आप देख लीजिए 10,000 हम कैसे रिपीट करेंगे, यहाँ पे हम 10 लगा देंगे और बाकी सारा फॉर्मूला वही होगा, यानी 20 की जगह हम क्या लिख देंगे 10,000। तो अमाउंट कितनी निकल आई 5193। तो हमने यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू में मजीद ऐड कर लिया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, जो कि 5193.687 आ गया। सो अब जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नेट वैल्यू आ जाएगी। और ये हमने इसको फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लिया, जो कि आ रही है 2,90,227 आ रही है। 290,227 इज योर, इसको आप कह लें कि ये आपकी नेट इन्वेस्टमेंट है। नेट इन्वेस्टमेंट में हमने क्या किया, हमने जो हमारे पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट थी उनकी हमने सबकी प्रेजेंट वैल्यू, यानी हमने उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया। तो हमें पता चल गया कि हमारी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट में कितनी आ रही है। और जब हमने लास्ट यहाँ पे उसने पूछा हुआ है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, सो जब हम अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कैलकुलेट करेंगे तो वो डिफरेंस होगा ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट का। अनअर्न्ड फाइनेंस इन्वेस्टमेंट, अर्न फाइनेंस इनकम। और ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल, द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर देंगे नेट इन्वेस्टमेंट। सो हमारे पास जो
ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, ये हमने कैलकुलेट की 4,30,000, तो यहाँ पे हम 4,30,000 ले लेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे नेट इन्वेस्टमेंट जो हमने कि 290,227, अगर आप राउंड ऑफ करके लें तो 227 आ रहा है। तो ये हमारी जो अर्न फाइनेंस इनकम आ रही है, अर्न फाइनेंस इनकम 1,39,773 आ रही है, और इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। तो दिस इज योर अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। तो तीन हमने कैलकुलेशन की है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। तो बिल्कुल इसी तरह एक और एग्जांपल है, हम वो करते हैं और यहाँ से हम फॉर्मूले कॉपी कर लेंगे ताकि हम टाइम सेव कर लें अपना। वैसे फॉर्मूले कॉपी हुए हुए हैं। ओके क्लास, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखें यहाँ पे कौन कौन सा डेटा हमें गिवन है। So, Mehran Limited is engaged in a lease of surgical items. The company provided an asset on lease to Star Chemical on the following terms. फेयर वैल्यू आपको दी हुई है। अच्छा, एक और चीज जो कि हम लास्ट एक्सरसाइज में हम चाहें तो कर सकते हैं, इसमें पूछा हुआ नहीं है लेकिन अगर हम चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें कि आप रीचेक करना चाहें आपका आंसर ठीक है या नहीं, तो ये इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है और ये फेयर वैल्यू है। सो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट और फेयर वैल्यू यहाँ पे हम कह लेते हैं इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट प्लस फेयर वैल्यू, ये हमेशा किसके बराबर होते हैं? ये बराबर होते हैं नेट इन्वेस्टमेंट के। तो अगर आप चेक करना चाहें इनिशियल कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है, 2,85,000, और इसमें अगर हम प्लस कर लें हमारी जो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है वो 5,227 है। सो अगर हम इसको ऐड कर लें तो ये आ रही है 290,227, और जो कि हमारी बिल्कुल सेम है, ये देखिए एनआई के बराबर यानी नेट इन्वेस्टमेंट के बराबर। तो अगर आप ये एक फेयर वैल्यू ऑफ एसेट और इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ये दोनों को ऐड करें तो ये बराबर होती है नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज एसेट के। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हम चेक कर रहे थे, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम पढ़ रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने देखा कि फेयर वैल्यू ऑफ एसेट दी हुई है, अब इसमें हमें डाउन पेमेंट भी दी हुई है, एनुअल लीज पेमेंट दी हुई है, लीज टर्म है 3 ईयर, लीज इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट 10% दिया हुआ है, रेजिडुअल वैल्यू गारंटीड है 10,000, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू टोटल कितनी है 12 है। सो वही तीन चीजें, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम हमें हमें पता करना है। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? डाउन पेमेंट सबसे पहले हम ले लेंगे, फॉर्मूले में यहाँ पे मौजूद है। फॉर्मूले में क्या मौजूद है? डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट ये मौजूद है, ये हम डाउन पेमेंट ले लेंगे। ईयरली पेमेंट भी गिवन है और कितने साल की लीज है, लीज टर्म भी गिवन है। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू दी हुई है। अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू हम टोटल रेजिडुअल वैल्यू की मदद से निकालेंगे, यानी रेजिडुअल वैल्यू 12 है जिसमें से 10 की गारंटी दी हुई है, तो 2,000 क्या हो जाएगा? अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू हो जाएगा। सो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास डाउन पेमेंट अभी अभी हमने डिस्कस किया 10,000 है, इसमें हम प्लस कर देंगे लीज पेमेंट टाइम्स जो आपकी यानी कि एनुअल पेमेंट है जो कि कितनी आ रही है यहाँ पे एट द एंड ऑफ द ईयर 20,000 आ रही है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितना आपका लीज टर्म है जो कि 3 इयर्स है, और फिर हम इसमें प्लस कर देंगे गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू जो कि हमें उसने दी हुई है 10,000, और फिर हम उसमें प्लस कर देंगे अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू जो कि है 2,000। तो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट की? हमने कैलकुलेट की कि टोटल 12 की जो रेजिडुअल वैल्यू थी उसमें से 10 की गारंटीड माइनस कर दी, तो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू हमें पता चल गई।
सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमारी कैलकुलेट हो जाएगी 82,000। इन सब को अगर हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 82,000 रुपीज। और इसको हम कर देते हैं आंसर को हाईलाइट। नेक्स्ट हमारे पास है नेट इन्वेस्टमेंट पूछी हुई, और नेट इन्वेस्टमेंट में हम क्या करेंगे? इन सब की प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे। सो तो जो डाउन पेमेंट है, डाउन पेमेंट क्या होती है? वो ऑन स्पॉट होती है, फॉरेन की भी होती है। तो इसका मतलब है कि डाउन पेमेंट की हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते हैं। हम डाउन क्यों कैलकुलेट नहीं करते हैं? क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, ऑन स्पॉट होती है। सो डाउन पेमेंट हम एज इट इज ले लेंगे, जो कि 10,000 है, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेमेंट्स हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि पेमेंट्स बार बार होती हैं, हर बार एवरी टाइम होती हैं। तो यहाँ पे हम पेमेंट्स क्या करेंगे? यहाँ पे ये फॉर्मूला है एन्यूटी का, ये मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ। पेमेंट हमारी कितनी है? 20,000। दिस 20,000, दिस वन इज 20,000 पेमेंट्स हैं। तो यहाँ पे हम पीएमटी ले लेंगे 20,000। और इसमें हम एन्यूटी का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि सेम अमाउंट है, इक्वल अमाउंट ऑफ पेमेंट है एवरी ईयर। और जो लीज एवरी ईयर का मतलब है कि हमारा जो हर साल है, जो टाइम इंटरवल है, वो भी हमारा कितना है? सेम है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे फैक्टर से। और फैक्टर हमारे पास क्या है? 1 माइनस 1/1 + I रिप्रेजेंट इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट कितना है? 10% गिवन है। तो हम यहाँ पे 0.1 ले लेंगे। 10% कितने साल की बात हो रही है? 3 साल की बात हो रही है। और आई हम दोबारा ले लेंगे 0.10, यानी कि 10% की। सो जब हम इसको लीज पेमेंट को हम कैलकुलेट करेंगे फर्दर, या आप कह लें कि एनुअल पेमेंट को, तो हमारे पास जो फैक्टर आएगा प्रेजेंट वैल्यू का, उससे हम 20,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2.486। तो 2.486 हमने 3 डिजिट तक ले लिया है। हमारे पास जो अमाउंट आ रही है, वो अमाउंट हमारी कितनी आ रही है? हमारे पास अमाउंट आ रही है 49,736। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 49,736। 36। और अगर हम यहाँ पे 36 हो गया, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू और अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू दोनों की निकालेंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो हमारे पास जो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है वो 10,000 है, अनगारंटीड 2,000 है। तो फ्यूचर वैल्यू जो हमारी फ्यूचर में हमें मिलने वाली है वो 10,000 है। उसको हम डिवाइड कर देंगे 1 + I कितना है? इंटरेस्ट रेट, यानी 10%। और इसकी जो पावर आ रही है, यानी कितने साल की बात हो रही है? 3 इयर्स की बात हो रही है। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे, यानी तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 75,113। यानी कि हम इसमें क्या प्लस कर देंगे? हम इसमें प्लस कर देंगे 7513। और फिर अब हम एक चीज और हमारे पास रह गई है, और वो रह गई है अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। यानी 10,000 के बजाय हम सिंपली लिख दें 2,000। और यहाँ पे भी हम 10,000 की बजाय सिंपली लिख दें 2,000। तो ये हमारी वैल्यू आ रही है, जिसको हम कह रहे हैं 150। 2 के बजाय हम इसको 3 राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो ये हमने नेट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट की, और यानी कि हमने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकाली। तो नेट इन्वेस्टमेंट जो हमारी आ रही है वो 68,752 आ रही है। तो अब अगर हम इसको, पहले तो हम इसको हाईलाइट करते हैं। और अब क्योंकि इस सवाल में
थर्ड, बल्कि थर्ड रिक्वायरमेंट भी हम अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, और अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम आपको बताया था डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारी 82,000 अभी हमने कैलकुलेट की, और नेट इन्वेस्टमेंट कितनी है 68,752। सो अब जो हमारा अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम आ रही है वो हमारी फाइनेंस इनकम कितनी आ रही है, which is 13,248. So 13,248 is your unearned finance income. अच्छा, फिर अभी हमने कहा कि जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो बराबर होती है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। अब इस सवाल में इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट तो नहीं दी हुई है, तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट दी हुई है। अगर आप इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को जीरो कंसिडर करें तो आप देखें कि फेयर वैल्यू ऑफ एसेट हमारी बराबर है नेट इन्वेस्टमेंट के। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम अकाउंटिंग फॉर लेसी करेंगे। हम देखेंगे कि लेसी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिफरेंट जर्नल एंट्रीज कैसे पास होती हैं, लीज से रिलेटेड डिफरेंट इवेंट को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। सो दैट्स इट क्लास, टेक केयर।